ओके। हेलो एवरीवन। सो आई एम होपिंग कि मेरी आवाज़ जो है वो क्लियरली आ रही है। आई एम यूजिंग अ माइक राइट नाउ। So, to begin with, this is my first video, and I'm going to make this video on by making you study the Family Codes Act 1984. So, the purpose and the reason why I picked this particular act is during my internship. अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, तो उस टाइम पे मुझे कोई होमवर्क मिला था, तो उस होमवर्क को करने के लिए मैंने फैमिली कोड्स एक्ट पढ़ा था। ये कॉलेजेस में इतना नहीं पढ़ाते, नीश लेवल पर होता है। लेकिन ये एक्ट बहुत छोटा है और इसको हम समझ सकते हैं। और मेरे लिए इस वीडियो का पर्पस है कि मैं कोई एक्ट पकड़ूं और उसको थोड़ा सेल्फ स्टडी के फॉर्म में उसको समझा सकूं। तो इसी पर्पस को फॉलो करते हुए अभी ये वीडियो शुरू करता है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द फैमिली कोड्स एक्ट। हम इसको वन बाय वन गो थ्रू करेंगे, एक एक सेक्शन को पढ़ेंगे, रीड करेंगे और फिर खुद के वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो फॉर्म ऑफ स्टडी है वो तब भी अच्छी लगती है जब आप कुछ पढ़ा रहे हो, आसपास कुछ जने बैठे हुए हो, आपको सुन रहे हो, वो समझ रहे हो, तो ये फ्रूटफुल हो जाता है। सो लेट्स बिगिन। जब भी आप कोई एक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि हमेशा इंडेक्स को वंस गो थ्रू करें अगर आप उसको एक्ट को एक आउटलाइन से समझना चाहते हैं तो। और जैसे इंडेक्स है, ये जो पूरा एक्ट है ये हम देख रहे हैं कि 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 6 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट चैप्टर इज प्रिलिमिनरी, सेकेंड इज फैमिली कोड्स। फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे कि इसका एक्सटेंड क्या है, कमेंसमेंट क्या है, कुछ डेफिनेशंस आ जाएगी। फिर आ जाएगा फैमिली कोड्स वाला चैप्टर, जिसमें स्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, उसके जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, कौन कौन सी पर्टिकुलर एजेंसीज है जो उससे एसोसिएटेड है, कोई ऑफिसर्स हो जाएंगे, कोई उसके एम्प्लॉयज हो जाएंगे, वो सारा कवर हो रहा है पार्ट टू में, चैप्टर टू में। चैप्टर थ्री में हम बात करेंगे ज्यूरिसडिक्शन की, कि कहाँ तक एक्सटेंड होता है और क्या क्या ज्यूरिसडिक्शन से एक्सक्लूडेड होता है। फिर हम बात करेंगे प्रोसीजर की। प्रोसीजर चैप्टर नंबर फोर्थ में कवर हो रहा है, जो कि एक बड़ा है। सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 18 तक प्रोसीजर कवर हो रहा है। देन चैप्टर 5 इज टॉकिंग अबाउट अपील्स एंड रिविजन्स, एंड चैप्टर 6 इज टॉकिंग अबाउट मिसलेनियस थिंग्स लाइक एक्ट ऑफ ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या होगा, हाई कोर्ट की पावर क्या है रूल्स बनाने में, और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स क्या है और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स क्या है रूल बनाने में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन, विच इज सेक्शन शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सो द फैमिली कोड्स एक्ट 1984, दिस इज एन एक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है, ये जो आप कुछ लाइंस देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर एक्ट का ऑब्जेक्टिव है और ये हर एक्ट में यूजुअली ऊपर गिवन होता है। सो इट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोड्स विद व्यू टू प्रमोट कंसिलिएशन इन and secure speedy settlement of disputes relating to marriage and family affairs and for matters connected therewith। यानी कि एक्ट जो है वो स्टैब्लिश हुआ है, ये इनैक्ट हुआ है फैमिली कोड स्टैब्लिश करने के लिए, एक स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं उनको खत्म करने के लिए, और एक हार्मनी बनाने के लिए। सो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली कोड्स एक्ट, आप देखेंगे कि यूजुअली क्या होता है कि वो हर जो पर्टिकुलर एक्ट होते हैं उसमें दो पार्टीज होती है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है और फिर उनको कोई रिलीफ चाहिए होता है, और वो रिलीफ जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कहीं ना कहीं किसी को देना पड़ता है और किसी को मिलता है। लेकिन इस एक्ट में जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फैमिली कोड्स एक्ट का, वो ये है कि वो एक कंसीलिएशन प्रमोट करे, एक फ्रेंडली सेटलमेंट प्रोवाइड करे बिटवीन बोथ द पार्टीज, बिकॉज बोथ द पार्टीज कम टू द फैमिली कोड्स आर इन अ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, and it is the duty of the family courts to not disrupt the marriages but to conciliate it. So, be it enacted by Parliament in the 35th year of the Republic of India as follows. Chapter 1 Preliminary, short title, extent and commencement. This act may be called the Family Courts Act 1984, self-explanatory. Subsection 2, it extends to the whole of India, and now in Jammu and Kashmir also after the amendment.
then it shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint, and different dates may be appointed for different states. ये तब फोर्स में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन से बताएगी या फिर कोई भी ऑफिशियल गैजेट में अपना नोटिफिकेशन देके, और ये डिफरेंट डेट्स में हर डिफरेंट स्टेट्स में आ सकता है. आज भी कुछ स्टेट्स है जहाँ पे फैमिली कोर्ट्स स्टैब्लिश नहीं है, तो एक तरह से वो सिविल जो जजेस है, जो सिविल कोर्ट्स है, वो ही ये सारे मैटर्स भी लेते हैं. अब आ जाते हैं हम डेफिनेशंस पार्ट पे. फ्यू डेफिनेशन है. फॉर एग्जांपल जज. जज का मतलब होता है इट मे इंक्लूड द प्रिंसिपल जज, means a judge as a case may be, the principal judge, additional principal judge or other judge of a family court. तो फैमिली कोर्ट्स में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उनको जज ही बोलते हैं. फिर उसके बाद नोटिफिकेशन. इट मीन्स अ नोटिफिकेशन विच इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट. कोई भी नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गैजेट में कोई भी चीज पब्लिश हो रही है उसको हम नोटिफिकेशन बोलेंगे. देन प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी रूल्स मेड अंडर दैट. कोई भी रूल्स इस एक्ट के अंडर हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी रूल्स बना सकता है फैमिली कोड से रिलेटेड, तो वो इस चीज में कवर होगा. फिर फैमिली कोड क्या होता है? इट मीन्स अ फैमिली कोड विच इस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 3. अगर हम सेक्शन 3 देखेंगे तो वहां पे फैमिली कोड के बारे में बता रखा है, तो जो उस सेक्शन में है स्टैब्लिश वही फैमिली कोड होगा. और E, all the words and expression used but not defined in this act may be defined in the code of civil procedure. और जो भी expression या words इसमें use हो रहे हैं वो अगर exclusively इसमें provided नहीं है in the part of definition, so it will have the same meaning as that in the civil procedure code. Now let's move to chapter number 2. chapter number 1 बहुत छोटू सा था, 2 ही section थे. chapter number 2 is family courts. And now section 3 deals with establishment of family courts. Subsection 1 says, for the purpose of exercising the jurisdiction and powers conferred on a family court by this act, the state government, after consultation with the high court. So state government को consult करना होगा high court से, and by notification. By notification की definition हमने ऊपर पढ़ ली थी. तो नोटिफिकेशन देकर स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट से और नोटिफाई करेगा that shall, as soon as may be after the commencement of this act, establish for every area in the state comprising of city or town whose population exceed 1 million a family court. अब क्या करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेंगे हाई कोर्ट से और नोटिफिकेशन पास करेंगे कि जैसे ही एक्ट शुरू हो रहा है हर एक स्टेट में क्या हो, हर एक स्टेट जो कि कंप्राइज करती है सिटी और टाउन से और जिसकी पॉपुलेशन एक्सीड कर गई है 1 मिलियन, वहां पर एक फैमिली कोर्ट स्टैब्लिश हो. बी बात करता है, इट में स्टैब्लिश फैमिली कोर्ट्स फॉर सच अदर एरियाज इन द स्टेट एज इट में डीम नेसेसरी. ठीक है. और जो भी गवर्नमेंट को लगता है कि कोई और फैमिली कोर्ट्स कहीं और पे आने चाहिए तो वो भी प्रिस्क्राइब कर सकता है. Now, subsection 2 of section 3, the state government shall, after consultation with the High Court, specify by notification the local limits of the area to with the jurisdiction of family court. अब हमने family court establish करने की बात कर दी. अब उसका क्या jurisdiction होना चाहिए particular family court का, वो भी एक notification के through state government बता देगा. And it may anytime increase, reduce or alter such limits. ये सारी power है state government के पास. Now, section 4, appointment of judges. The state government may, with the concurrence of the high court, with the concurrence of the high court is coming into the picture every time, appoint one or more persons to be the judge or judges of a family court. कि क्या कौन जज होना चाहिए, मतलब अपॉइंट कर सकता है कितने जजेस होने चाहिए, सॉरी, कि फैमिली कोर्ट में आफ्टर द कॉन्क्रेंस, आफ्टर टेकिंग द ड्यू एडवाइस फ्रॉम द हाई कोर्ट, द फैमिली कोर्ट, the state government may decide how many judges should be there in the family court. Then subsection 2 of section 4, when a family court consists of more than one judge, जब एक जज से ज्यादा family court judge consist करता है, so each of the judges may exercise all or any of the powers conferred on the court by this act or any other law for the time being in force. B, the state government may, with the concurrence of the high court, appoint any of the judges to be the principal judge or any other judge to be the additional principal judge. ठीक है. जब फैमिली कोर्ट, ये सारी सिचुएशन कब है? व्हेन अ फैमिली कोर्ट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन जज. जब एक जज से ज्यादा हो तो ई जजेस में एक्सेस ऑल और पावर्स कन्फर्ड बाय द कोर्ट बाय दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स.
या फिर द स्टेट गवर्नमेंट मे विद द कॉन्करेंस ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट एनी ऑफ द जजेस टू बी द प्रिंसिपल जज एंड अदर जज टू बी द एडिशनल प्रिंसिपल जज, ये भी हो सकता है. Or the principal judge may from time to time make such arrangements as he may deem fit for the distribution of the business of the court among the courts, among the various judges thereof. And D, the additional principal judge may exercise the powers of the principal judge in the event of any vacancy in the office of the principal judge, or when the principal judge is unable to discharge his functions owing to absence, illness, or any other cause. ठीक है. तो कोई भी इन सिचुएशंस में जब मोर देन वन जज हो फैमिली कोर्ट्स में, तो ये सारी चीजें जो है परमिटेशन कॉम्बिनेशन ये सब बनता है. नाउ subsection 3 of section 4, a person shall not be qualified for appointment as a judge. अब qualification क्या होगी? If he has at least 7 years held as a judicial office in India or office of a member of a tribunal or any post under the union or state requiring special knowledge of law. तो ये सारी इसकी क्वालिफिकेशन है कि वो एटलीस्ट 7 years जो है वो जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया में होना चाहिए, या फिर वो कोई मेंबर होना चाहिए ऑफिस का ऑफ अ ट्रिब्यूनल, या फिर वो कोई भी पोस्ट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जिस रिक्वायरिंग द स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ होल्ड करता हूँ. या फिर a judge of a family court can be someone who has for at least 7 years been an advocate of the high court or 2 or more such courts in succession, और वो possess करता हो such other qualifications जो सेंट्रल गवर्नमेंट में विद द कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब करे. ठीक है, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब करे कोई ऐसी क्वालिफिकेशन, या फिर उसका 7 साल से ज्यादा वो एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में, या फिर कोई भी 2 और मोर सच कोर्ट्स में इन सक्सेशन, एक के बाद एक, और या फिर वो 7 years तक उसने जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया होल्ड करके रखा हो, या फिर वो मेंबर हो ट्रिब्यूनल का, और या फिर कोई पोस्ट कर रहा होल्ड कर रहा हो यूनियन और स्टेट में रिक्वायरिंग स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ, दैट पर्सन कैन बी द जज ऑफ द पर्टिकुलर हाई कोर्ट. तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पोर्शन पे, दैट इज सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 4. In selecting persons for appointment as judges, every endeavor, अब जब आप select कर रहे हो judges को, तो every endeavor shall be made to ensure that persons committed to the need to protect and preserve the institution of marriage and to promote the welfare of children and qualified by reason of their experience and expertise to promote the settlement of dispute by conciliation counseling are selected. यानी कि as I have told you in the beginning of this lesson, कि जब भी फैमिली कोर्ट का जो मतलब फैमिली कोर्ट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि फैमिली को प्रिजर्व करे, वो ब्रेक डाउन ना हो फैमिलियल रिलेशनशिप का, और ऐसा वो पर्सन होना चाहिए जो कि प्रोटेक्ट कर सके इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को, एक प्रमोट कर सके, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में बच्चे भी होते हैं, तो चिल्ड्रन का वेलफेयर देखते हुए वो ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें पास करना चाहिए, ऐसे ऑर्डर्स पास करना चाहिए जो कि फैमिली को प्रिजर्व कर रहे हो. पार्टीज को ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि वो अपने बीच का डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सके. सेकेंडली, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू वुमेन. यहाँ पर एक प्रेफरेंस वुमेन को मिलनी चाहिए अगर आपको फैमिली कोर्ट का जज बनाना हो. ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, बट प्रेफरेंस की बात है. और फिफ्थ है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज और होल्ड द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ अ फैमिली कोर्ट आफ्टर ही हैज अटेन द एज ऑफ 62. अगर उसने 62 years ऑफ एज होल्ड कर ली है तो वो फैमिली कोर्ट का जज नहीं मिलेगा. ये सारी उसकी एक तरह से क्वालिफिकेशन ही हो गई. Fifth, subsection 5 बोलता है, no person shall be appointed as hold office with judge after he has attained the age of 62 years. So 62 years is the last age. Then subsection 6, the salary or honorarium and other allowances payable to and the other terms and condition of service of a judge shall be such, वो ऐसा होना चाहिए as a state government में in consultation with the high court prescribe. यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में चाहे वो जजेस को अपॉइंट करना हो, या फिर कितने जजेस एक पर्टिकुलर फैमिली कोर्ट में होने चाहिए, या फिर उनको उनकी क्या सैलरीज और उनको क्या अलाउंसेस, क्या ऑनरेरियम उनको पे करना चाहिए, ये सारा स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट डिसाइड करेगा. आ जाते हैं सेक्शन नंबर 5 पे, association of social welfare agencies, etc. Now the state government may in consultation with the high court provide by rules for association in such manner and for such purposes and subject to such conditions as may be prescribed in the rules
with the family court of institutions or organization engage in social welfare or the representatives thereof. यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगा विद द हाई कोर्ट और प्रोवाइड करेगा रूल्स के तहत for the association in such manner and for such purposes and subject to such condition as may stated in rule with the family court. यानी family court के साथ कुछ ऐसी agencies, कुछ ऐसे social welfare agencies involve होनी चाहिए, कुछ ऐसे association होना चाहिए जो कि इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन हो, एंगेज कर रहे हो सोशल वेलफेयर और द रिप्रेजेंटेटिव्स देयर ऑफ में, या फिर पर्सन्स हु आर प्रोफेशनली एंगेज इन प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द फैमिली, कुछ ऐसे लोग हो, पर्सन्स हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर ऐसे लोग हो, या फिर एनी अदर पर्सन हुज एसोसिएशन विद द फैमिली कोर्ट विल इनेबल इट टू एक्सरसाइज द जुरिसडिक्शन मोर इफेक्टिवली इन अकॉर्डेंस विद द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। यानी कुछ ऐसे लोग हो जिससे जो इफेक्टिवली फंक्शन करता है फैमिली कोर्ट, इस तरह से उनको हेल्प करे। सेक्शन 6 बात करता है काउंसलर्स, ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द फैमिली कोर्ट्स क्या होने चाहिए। नाउ सबसेक्शन 1, स्टेट गवर्नमेंट शैल इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिटरमाइन द नंबर एंड कैटेगरीज ऑफ काउंसलर्स, ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज required to assist a family court in the discharge of its function and provide the family court with such counselors, officers and other employees as it may think fit। यानी कि यहाँ पर भी एक पॉइंट कर रहा है, पहले हमने बात किया कुछ एसोसिएशन होना चाहिए सोशल वेलफेयर एजेंसीज के तहत के साथ फैमिली कोर्ट्स का, और यहाँ पर हम बात करेंगे फैमिली कोर्ट्स के साथ एक काउंसलर्स, ऑफिसर्स और ऐसे एम्प्लॉयज भी होने चाहिए जो कि फैमिली कोर्ट की हेल्प करे टू डिस्चार्ज दिस फंक्शन एंड प्रोवाइड द फैमिली कोर्ट विद सच काउंसिल, ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉयज एट थिंक फिट, जो कि उनके फंक्शन जो वो करता है उसमें असिस्ट कर सके। सबसेक्शन 2 में बात करते हैं द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ द काउंसिल एंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ service of the officers and other employees referred to in subsection 1 shall be such as may be specified by the rules by the state government। अब इनके काउंसलर्स, एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स के क्या कंडीशन ऑफ सर्विस रहेगी, क्या उनकी सैलरी रहेगी, या फिर अदर उनसे रिलेटेड जो भी चीज है वो डिसाइड करेंगे स्टेट गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन थ्रू द रूल्स। नाउ आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 3 ज्यूरिसडिक्शन पर। Now, jurisdiction is provided under section 1 sec. Jurisdiction is provided under section 7 of the Family Courts Act. Now, subsection 1, subject to other provisions of this act, a family court shall. It is a shall. It is using shall. Hence, it's a mandatory provision. A family court shall have and exercise all the jurisdiction exercisable by any district court or any subordinate civil court। उसके पास सारे jurisdiction रहेंगे जो भी district court और कोई भी subordinate civil court के पास है, under any law for the time being in force in respect of suits and proceedings of the nature referred to in the explanation। An explanation is provided, so whatever the explanation refers to, the particular family court will have jurisdiction to entertain those matters. B, that the family court shall be deemed for the purpose of exercising of such jurisdiction under such law to be a district court or as a case may be such subordinate civil court for the area to which the jurisdiction of the family court extends। वहां पर वो particular district court family court कहलाएगा जहां पर भी वो अपनी powers exercise कर रहा है ऑफ द फैमिली कोर्ट और जहां पर उसका जुरिसडिक्शन एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, द सूट एंड प्रोसीडिंग्स रेफर टू इन सबसेक्शन आर द सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द फॉलोइंग नेचर। जो सूट एंड प्रोसीडिंग हमने ऊपर रेफर किया वो सूट एंड प्रोसीडिंग ऑफ सच नेचर आर नेमली 1, a suit or proceeding between the parties to a marriage for a decree of nullity। Now, that particular suit or proceeding that we were talking about in section 7 relates to any decree of nullity of marriage, that is declaring the marriage to be null and void, or as the case may be annulling the marriage, or the restitution of conjugal right, or it could be of judicial separation, or the dissolution of the marriage, dissolution of the marriage or restitution of conjugal rights, judicial separation। यानी ये सारी चीजें आपको 9 to 13 जो सेक्शंस है हिंदू मैरिज एक्ट के उसमें ये प्रोवाइडेड है।
उसमें मिल जाएंगे। तो ये सूट एंड प्रोसीडिंग है, वो फैमिली कोर्ट एंटरटेन करता है। नेक्स्ट, अ सूट और प्रोसीडिंग फॉर अ डिक्लेरेशन ऑफ अ वैलिडिटी ऑफ मैरिज, वेदर मैरिज इज वैलिडिटी और नॉट, यू फाइलिंग अ सूट फॉर इट, सो दैट वुड बी ऑल्सो कवर्ड बाय द फैमिली कोर्ट्स एक्ट। और एज अ मैट्रिमोनियल स्टेटस ऑफ द पर्सन क्या है। और सी, a suit or proceeding between the parties to a marriage with respect to the property of the parties or either of them। कोई भी पार्टीज जो है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की, उनके बीच में कोई प्रॉपर्टी हो, उससे रिलेटेड कुछ ये जो सेक्शन 7 का सी और डी है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज at the end of the video I'll be discussing a few latest case laws which are dealing with section 7 1D only. So, any suit or proceeding for an order or injunction in circumstances arising out of a marital relationship. Now, what is the circumstances arising out of a marital relationship, that will be discussed later. So a suit or proceeding for an order injunction in circumstances arising out of marital relationship can be entertained by the family courts. A suit or proceeding for a declaration as to the legitimacy of any person, वो भी फैमिली को डिसाइड करता है। अ सूट और प्रोसीडिंग फॉर मेंटेनेंस भी, अ सूट और प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू द गार्जियनशिप ऑफ अ पर्सन और द कस्टडी और एक्सेस टू एनी माइनर। तो ये सारी जो चीजें हैं वो फैमिली कोर्ट्स एंटरटेन कर सकती है, ये उनकी सूट और प्रोसीडिंग्स के सब्जेक्ट मैटर हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 बोलता है ऑफ सेक्शन 7, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, अ फैमिली कोर्ट शैल also have and exercise the jurisdiction exercisable by a magistrate of the first class under chapter 9 relating to the order for maintenance of wife and children and parents of the code of civil procedure। यहाँ पर तुम्हें 125 आई थिंक सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपी से मिल जाएगा, जो कि टॉक करता है मेंटेनेंस के बारे में। तो एक मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास का ज्यूरिसडिक्शन भी होल्ड करता है फैमिली कोर्ट्स, जब वो एंटरटेन कर रहा हो कोई भी मेंटेनेंस के मैटर वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स को लेके अंडर चैप्टर 9 ऑफ द सीआरपीसी। and B, such other jurisdiction as may be conferred by it or by any other enactment। Now, section 8 बात करता है exclusion of jurisdiction and pending proceedings की। exclude कर देना jurisdiction को and pending proceedings को, ठीक है। Now, where a family court has been established for any area, जब कोई family court establish होता है किसी particular area के लिए, no district court or any subordinate civil court, जो कि हमने बात करा था कि jurisdiction, ये अगर family courts जो previously provided section है उसमें जो subject matters provided है उन सबका jurisdiction family court के होल्ड करता है, तो वो ऑब्वियसली एक्सक्लूड किसको करेगा, जो और अदर कोर्ट है वो इससे एक्सक्लूड हो जाएंगे उन सब्जेक्ट मैटर से जो फैमिली कोर्ट एंटरटेन कर रहा है। तो ये सेक्शन में भी बोल रखा है, where a family court has been established for any area, no district court or any subordinate civil court referred to in subsection 1 of section 7 shall in relation to any such area have or exercise any jurisdiction in respect of any suit or proceeding of the nature referred to in explanation to that subsection। B, no magistrate shall in relation to such area have or exercise any jurisdiction or powers under chapter 9 of the CRPC। And C, every suit or proceeding of the nature referred to in explanation to subsection 1 of section 7 and every proceeding under chapter 9 of the CRPC 1973 which is pending immediately before the establishment of such family court, before any district court or subordinate court referred to in that subsection, or as the case may be before any magistrate under the court, and which would have been required to be instituted or taken before such family court if before the date on which such suit or proceeding was instituted or taken, this act had come into force and such family court had been established, shall stand transferred to such family court on the date on which it is established। तो सीधी सी बात कर रहा है भाई, एक्सक्लूजन में वो सारी कोर्ट्स एक्सक्लूड हो जाएगी जिनका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर फैमिली कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहा है, जो कि हमने सेक्शन 7 में पढ़ा। तो सेक्शन 8 इज जस्ट कॉन्ट्ररी और डिफरेंशिएटिंग सेक्शन फ्रॉम सेक्शन 7। और अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से कोई मैटर है, अगर वो कोई पेंडिंग है किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, जब ये एक्ट फोर्स में नहीं आया था और दे वर इमीडिएटली पेंडिंग इन दो सिविल कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो सब हमारे यहाँ पे फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे, ये सेक्शन बात करता है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जो कि बात करता है प्रोसीजर की। Now,
ड्यूटी ऑफ फैमिली कोर्ट टू मेक एफर्ट्स फॉर सेटलमेंट, ये हमने देखा ही था, हम इसको रीड नहीं करते हैं क्योंकि इसमें सिंपली यही बोला है कि सारे एफर्ट्स जो है वो फैमिली कोर्ट्स को बनाने चाहिए एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, सेटल करने के लिए। ठीक है, नाउ in every suit or proceeding, endeavor shall be made by the family court in the first instance where it was possible to do so, consistent with the nature and circumstances of the case, to assess and persuade the parties in arriving at a settlement in respect of the subject matter of the suit or proceeding, and for this purpose, a family court may, subject to any rules made by the High Court, follow such procedure as it may deem fit. ठीक है, if in any suit or proceeding at any stage it appears to the family court that there is a reasonable possibility of a settlement between the parties, the family court may adjourn the proceedings, वो adjourn कर देगा, यानी कि उसको बाद में हैंडल करेगा for such period as it thinks fit to enable attempts to be made to effect such a settlement। यानी कि भाई फैमिली कोर्ट को सारे वो पैतरे अपनाने चाहिए जिससे जो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो सके, चाहे उसके लिए अगर फैमिली कोर्ट को लग रहा हो कि अभी मैं ये मैटर को एडजर्न कर लेता हूँ, उसको बाद में लूंगा ताकि वो जो टाइम पीरियड है उसमें पार्टीज अपने डिस्प्यूट को सेटल कर सके, तो वो भी फैमिली कोर्ट करेगा। द पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 2 शैल बी इन एडिशन and not in derogation of any other power of the family court to adjourn the proceeding। और हाँ, इसमें वार्निंग भी दे दी है कि भाई जो सबसेक्शन 2 में वो एडजर्नमेंट कर रहा है वो इस पर्टिकुलर एक्ट के कंसोनेंस में होना चाहिए, मतलब कंप्लायंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस एक्ट का डेरोगेशन कर रहा है या कोई डिस्प्यूट का वो हास्य बना रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके कंप्लायंस में ही होना चाहिए अगर वो कोई एडजर्नमेंट पास कर रहा है तो, ताकि इस पर्टिकुलर एक्ट का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो। अब प्रोसीजर क्या है जो जनरली फॉलो होंगे, लेट्स सी व्हाट इज प्रोसीजर जनरली फॉलोड। नाउ सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स, द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल अप्लाई टू द सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स other than the proceedings under chapter 9 of the code of criminal procedure before a family court। ठीक है, and for the purposes of the said provision of the code, a family court shall be deemed to be a civil court and shall have all the powers of such court। अब क्या होगा, subject to the other provision of the act and the rules, the provision of the code of civil procedure and of any other law for the time being in force shall apply to the suit and proceedings। जो प्रोविजंस है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स के, वो उन सूट और प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होंगे जो कि फैमिली कोर्ट के बिफोर है, एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ द सेड प्रोविजन ऑफ द कोड, जो फैमिली कोर्ट है वो सिविल कोर्ट भी कहलाएगा क्योंकि उनके ऊपर कुछ सूट्स और प्रोसीडिंग्स जो कि सिविल प्रोसीजर कोड में फॉलो करते हैं वो फैमिली कोड भी फॉलो करेगा, और इट विल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोड आल्सो एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ द सिविल कोड। जस्ट टू गिव द पावर हम उसको सिविल कोड भी बोल रहे हैं। Subject to the other provision of this act and the rules, the provisions of the code of criminal procedure or the rules made thereunder shall apply to the proceedings under chapter 9 of that code before a family court। Now nothing in the subsection 1 or subsection 2 shall prevent a family court from laying down its own procedure with a view to arrive at a settlement in respect of the subject matter of the suit or the proceeding or at the truth of the facts alleged by the one party or denied by the other। अब ये जो है जनरल प्रोसीजर है, ये एक पावर दी गई है हाई कोर्ट फैमिली कोर्ट्स को, जिसके अंदर फैमिली कोर्ट कोई ऐसा रूल अपने हिसाब से कोई ऐसा प्रोसीजर भी फॉलो कर सकती है जिससे जो पार्टीज है उनके बीच में सेटलमेंट अराइव हो सके। ठीक है, और वो इन कॉन्सोनेंस विद द ट्रुथ ऑफ द पर्टिकुलर फैक्ट्स ऑफ द केस पे डिपेंड करेगा कि उनको डिनाई करना चाहिए कि पार्टी को जो कि उसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, पार्टी का जो डिस्प्यूट है वो फैमिली कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर है। अब आ जाते हैं हम प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा। नाउ सेक्शन 11 proceedings to be held in camera। Now, in every suit or proceeding to which this act applies, the proceeding may be held in camera if the family court so desires and shall be so held if either party so desires। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन कैमरा प्रोसीडिंग की बात करता है। नाउ सेक्शन 12 assistance of medical and welfare experts in every suit or proceedings, it shall be open to a family court to secure the services of a medical expert or such person, preferably a woman, where available। अब प्रेफरेबली ऑफ वुमेन हमने कहाँ पे पढ़ा था, हमने वो भी पढ़ा था कि इफ देयर इज इफ अ जज इज टू बी अपॉइंटेड टू अ फैमिली कोर्ट, इट शुड बी प्रेफर्ड दैट इट शुड बी अ वुमेन, इट्स नॉट कंपल्सरी।
So, preferably a woman where available, whether related to the parties or not, including a person professionally engaged in promoting the welfare of the family as the court may think fit for the purpose of assisting the family court in discharging the function imposed by the act. यानी कि एक फैमिली कोर्ट किसी मेडिकल एंड वेलफेयर एक्सपर्ट की भी हेल्प ले सकता है टू असिस्ट देम इन अ पर्टिकुलर मैटर. ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. सेक्शन 13 बात करता है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ, no party to be sued or proceeding before a family court shall be entitled as of right to be represented by a legal practitioner. यानी कि जो एक्चुअली में हम देखते हैं ना एडवोकेट फैमिली कोर्ट्स के टाइम पे जब कोई डिस्प्यूट आता है तो वहां पर कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है. वहां पर जो पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है एक पार्टी को उनकी एप्लीकेशन पर, वो होता है फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट. एक तरह से लॉयर फ्रेंड टाइप का कोई पर्सन होता है, लॉयर फ्रेंड होता है. और उनको एडवोकेट हम टिपिकली नहीं बोलते, जो अदर डिस्प्यूट्स में एडवोकेट रिप्रेजेंट करता है. तो ये एक डिफरेंस है एक नॉर्मल एक्ट में और एक इसके अंदर से. ठीक है. सो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ, नो पार्टी टू अ सूट और प्रोसीडिंग बिफोर अ फैमिली कोर्ट शैल बी एंटाइटल्ड एज ऑफ राइट, किसका राइट नहीं है टू बी रिप्रेजेंटेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, प्रोवाइडेड दैट इफ द फैमिली कोर्ट कंसिडर्ड इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इट मे सीक द असिस्टेंस ऑफ अ लीगल एक्सपर्ट. वो एक तरह से अमिकस क्यूरे होता है, यानी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट. ठीक है. अब आ जाते हैं हम सेक्शन 14 पे, एप्लीकेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. अब इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करता है वो कैसे अप्लाई होगा इन केसेस पे. मतलब जो केसेस आ रहे हैं फैमिली कोर्ट के बिफोर, अ फैमिली कोर्ट में रिसीव एज एविडेंस एनी रिपोर्ट, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन or matter that may in its opinion assist it to deal effectually with the dispute whether or not the same would be otherwise relevant or admissible under the family evidence under the Indian Evidence Act. यानी कि अब फैमिली कोर्ट कोई भी रिसीव कर सकता है एविडेंस को, कोई रिपोर्ट को, स्टेटमेंट को, डॉक्यूमेंट को, इन्फॉर्मेशन को, कोई भी मैटर पे अगर इन इट्स ओपिनियन इट असेस कर रहा हो टू डील इफेक्चुअली विद द डिस्प्यूट वेदर और नॉट द सेम वुड बी अदरवाइज रेलिवेंट और एडमिसिबल अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट. अब आ जाते हैं हम सेक्शन 15 पे जो कि बात करता है रिकॉर्ड ऑफ ओरल एविडेंस. नाउ इन सूट्स और प्रोसीडिंग्स बिफोर अ फैमिली कोर्ट it shall be necessary to record the evidence of witnesses at length, but the judge, as the examination of each witness proceeds, shall record or cause to be recorded a memorandum of substance of what the witness deposes, and such memorandum shall be signed by the witness and the judge and shall form part of the record. अब क्या करते हैं, रिकॉर्ड कैसे बनेगा ओरल एविडेंस का, ये सेक्शन 15 बात करता है. ये बोलता है कि कोई भी सूट और प्रोसीडिंग में जो फैमिली कोर्ट के बिफोर है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है टू रिकॉर्ड द एविडेंस ऑफ विटनेस एट लेंथ, बट द जज एज द एग्जामिनेशन ऑफ ईच विटनेस प्रोसीड्स, जैसे वो एग्जामिनेशन कर रहा होता है, ही शैल रिकॉर्ड अ कॉज टू बी रिकॉर्डेड अ मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस. उसको जो है वो एविडेंस नहीं बोलेंगे, हम एक मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस बोल लेंगे. वो जो पर्टिकुलरली एविडेंस एक्ट में जो पूरा पूरा रिकॉर्डिंग होता है कि एविडेंस को रिकॉर्ड पे ले रहे हैं, ऐसा सिस्टम नहीं होता. एक मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस बना सकते हैं जज, व्हाट द विटनेस जो बता रहा है, and such memorandum shall be signed by the witness, वो signed होगा witness के through, and the judge signed by the witness and the judge and shall form part of the record, और वैसे रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा. ठीक है. तो यहाँ पर जो एविडेंस लेने का एक तरीका होता है जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस, मतलब एक तरह से रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस जो फॉर्मल होता है वो इसमें हल्का सा इनफॉर्मली है. एक तरह से एक सब्सटेंस लिया जाता है, उसको मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं, जो रिकॉर्ड किया जाता है ओरल एविडेंस, and that is true by the judge and it will be signed by the party and the judge. Now, section 16, evidence of formal character on affidavit. The evidence of any party where such evidences is of formal character may be given by affidavit and may, subject to all just exceptions, be read in evidence in any suit or proceeding before a family court. ठीक है. वो एक रिकॉर्ड होगा फॉर्मल कैरेक्टर के साथ जो भी दिया जाता है वो गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट. ठीक है. इसका सबसेक्शन 2 देख लेते हैं. द फैमिली कोर्ट मे इफ इट थिंक्स फिट एंड शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज टू द सूट और प्रोसीडिंग समन एंड एग्जामिन एनी सच पर्सन एज टू द फैक्ट्स कंटेन इन द एफिड. वो किसी को भी एफिडेविट पे जो भी फैक्ट्स गिवन है वो किसी भी पर्सन को किसी भी प्रोसीडिंग में समन कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं. ये एक फैमिली कोर्ट के पास पावर हो जाती है. ठीक है. Now, judgment. A judgment of a family court shall contain a concise statement of the case. एक
कॉन्साइज स्टेटमेंट होना चाहिए केस का, द पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, क्या उन्होंने डिटरमाइन किया, लाइक इफ इट इज अ केस ऑफ मेंटेनेंस और इफ इट इज अ केस रिलेटेड टू अ प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज or any other else. So this would be the point of determination. Now, how a particular family court is determined the particular case, he shall pass a judgment which will contain a concise statement, which will be the form of the point of determination, the decision thereon and the reasons. तो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन मेंशन होगा, क्या डिसीजन पास किया और उनके क्या रीजंस है, ये सब मेंशन होगा. ठीक है. नाउ सेक्शन 18, द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स, a decree or an order other than an order under chapter 9 of the code of criminal procedure. ये उन डिक्री की बात नहीं कर रहा जो चैप्टर 9 में है. passed by a family court shall have the same force and effect as a decree or order of a civil court and shall be executed in the same manner as is prescribed by the code of civil procedure 1908 for the execution of decrees and orders. ये होगा. ठीक है. Now, a decree or order other than an order under chapter 12 पास बाय फैमिली कोर्ट शैल हैव द सेम फोर्स, वो सेम फोर्स और इफेक्ट होगा जो कि डिक्री पास करे एक सिविल कोर्ट में. ठीक है. सब सेक्शन 2 देख लेते हैं. एन ऑर्डर पास बाय फैमिली कोर्ट अंडर चैप्टर 9 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शैल बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सच ऑर्डर बाय दैट कोर्ट. ठीक है. एन ऑर्डर पास बाय फैमिली कोर्ट अंडर चैप्टर 9 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा जो कि मैनर प्रिस्क्राइब है एग्जीक्यूशन का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, या फिर एज ए केस में भी सिविल प्रोसीजर भी हो सकता है. ठीक है. Now, third, a decree or order may be executed either by the family court, which passed it, or by other family court or ordinary civil court, which is sent for execution. यानी कि हम लोग इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एग्जीक्यूशन क्या होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगा डिक्री और ऑर्डर का जो फैमिली कोर्ट पास कर रही है. तो ये कुछ प्रोसेस बता रखे हैं इसमें. इस तरह से ये होगा. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में प्रिस्क्राइब है. कोई फैमिली कोर्ट कर सकता है जिसने पास करा है, या किसी को अगर दिया गया हो एग्जीक्यूशन के लिए वो फैमिली कोर्ट पास कर सकता है. ठीक है. ये तरह का प्रोसेस है. नाउ चैप्टर 5 आ जाते हैं हम, जो कि बात करता है अपील्स एंड रिविजन की. ठीक है. चैप्टर 5 के बाद हमारा लास्ट चैप्टर बटेगा चैप्टर 6 मिसलेनियस. तो अपील और रिवीजन फटाफट से खत्म कर देते हैं. अपील सेव इज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 एंड नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इन एनी अदर लॉ. An appeal shall lie from every judgment or order not being an interlocutory order. Now section 19 is also important. इसका भी हम एक केस पढ़ेंगे, एक लेटेस्ट केस पढ़ेंगे जिसमें कुछ बात करी जाएगी. तो जो है ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर एंड अपील का हम लोग जो है उसको अपील कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर जजमेंट का, बट वो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर नहीं होना चाहिए. इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर यानी कि एक फाइनल इन ऑर्डर, जो जिस ऑर्डर का नेचर फाइनल इन नेचर नहीं होता, वो एक तरह से प्रोसीडिंग्स के बीच में ऑर्डर आ सकता है. अब मैं कह दूं एडजर्नमेंट ऑर्डर, ये एक तरह का इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर हो गया. भैया आपने एडजर्नमेंट पास कर दिया, अब आप इसको ये तो नहीं कि इस एडजर्नमेंट को भैया आपने एडजर्नमेंट क्यों पास किया, इसको अपील करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता. तो ये एक फॉर्म ऑफ इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर हो गया. सेकंड, नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर पास बाय द फैमिली कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज. जब कंसेंट ऑफ द पार्टीज, ये हमारे नॉर्मल अपील में भी है, जो कि 96 में दे रखा है सीपीसी के, कि भाई कंसेंट ऑफ द पार्टीज के कोई ऑर्डर हम पास करते तो उसको अपील नहीं कर सकते हो. ठीक है. और फिर आ जाते हैं प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन द सबसेक्शन शैल अप्लाई to an appeal pending before a high court or an order passed under chapter 9 of the code of criminal procedure. chapter 9 of the code of criminal procedure को आप देख लेगा. अगर कोई भी ऑर्डर यहाँ पे पास होता है तो फिर it shall apply to any appeal pending before a high court or an order passed under, मतलब आप अपील कर सकते हो उसके ऑर्डर के तहत. और थर्ड बोलता है every appeal under this section shall be preferred within a period of 30 days. कोई भी अपील आपको प्रेफर करना सेक्ट के अंदर, तो आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट ऑर्डर आपको प्रेफर करना होगा. अब ये जो सब सेक्शन है ऑफ सेक्शन 19, ये भी इंपॉर्टेंट है. इसके तहत भी केस लॉज है कि भैया अगर आपको कोई ऑर्डर दिया गया हिंदू मैरिज एक्ट में, तो क्या आप उसको 30 डेज में ही आप कर सकते हो अपील का पीरियड, क्या वह एक्सटेंड नहीं होगा? तो इसको भी हम लास्ट में देखेंगे. नाउ अब बात करते हैं सब सेक्शन 4 की. द हाई कोर्ट में of its own motion or otherwise call for and examine the record of any proceeding in which the family court situate within its jurisdiction passed an order under chapter 9 of the code of criminal procedure for the purpose of satisfying itself as to
the correctness, legality or propriety of the order not being an interlocutory order and as to the regularity of the proceeding. अब हाई कोर्ट अपने मोशन में इसको कर सकता है, तो इसको हम एक रिवीजन पावर भी बोलते हैं कि भैया हाई कोर्ट अपने मोशन से किसी भी ऑर्डर को बुला सकता है अगर उनको लगे कि ये सही से नहीं पास करा गया है। ठीक है, सबसेक्शन 5, except as aforesaid no appeal or revision shall lie to any court from any judgment or order or decree of a family court। ठीक है, जैसा हमको ऊपर बताया गया है उनके अलावा कोई अपील या कोई रिविजन लाई नहीं करेगा टू द कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर और डिक्री ऑफ फैमिली कोर्ट, कोई भी पास करे उन ऑर्डर्स के अलावा जो कि ऊपर प्रोवाइडेड मेंशन है। Subsection 6, an appeal preferred under subsection 1 shall be heard by a bench consisting of 2 or more judges। जो अपील हम प्रेफर कर रहे हैं वो हर्ड करेगा बाय अ जज ऑफ 2 और मोर जजेस। ठीक है, तो ये क्लियर है, कोई भी अपील होगा ये नेसेसरी है कि वो ऐसी बेंच के पास जाए जो, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो 2 और मोर जजेस से कॉन्स्टिट्यूट करा गया है, यानी कि एक डिविजन बेंच या फिर मोर देन 2 जजेस होने चाहिए। तो अब आ जाते हैं हम लास्ट चैप्टर पे जो कि है चैप्टर 6 मिसलेनियस। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सेक्शन 20 बात करता है एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। ठीक है, नाउ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयरविथ कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ ऑफ द टाइम बीइंग इन फोर्स और इन एनी इंस्ट्रूमेंट हैविंग इफेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ एनी लॉ और द टाइम बीइंग। तो इस एक्ट का जो है एक ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा इस एक्ट के प्रोविजंस का, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this act। ठीक है, फिर है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स। अब क्या पावर्स है? द हाई कोर्ट may by notification in the official gazette make such rules as it may deem necessary for carrying out the purposes of this act, in particular subsection 2, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely normal working hours क्या होना चाहिए फैमिली कोर्ट का, and holding of sittings क्या होनी चाहिए फैमिली कोर्ट की on holidays and outside normal working hours, holding of sittings of family courts at places other than the ordinary places of sitting क्या होनी चाहिए, efforts होने चाहिए which may be made by the procedure which may be followed by a family court, effort लगाने चाहिए family court का कि जो procedure laid down करे वो follow करे, a family court for assisting and persuading parties to arrive at a settlement। ठीक है, ये सारे इन सब से related rules बनाता है हाई कोर्ट। फिर आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 22 पे, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट में विद द कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी? डी.वाई. चंद्रचूड़। बाय notification make rules prescribing the other qualification for appointment of a judge referred to in clause C of subsection 3 of section 4। ठीक है, अब जो भी 3 clause C of subsection 3 of 4 में दिया हुआ था, the central government may with the concurrence of the chief justice of India बाय नोटिफिकेशन रूल्स बना सकते हैं प्रिस्क्राइब करने का क्वालिफिकेशन ऑफ जज का, जो कि हमने क्वालिफिकेशन पढ़ी है सेक्शन 4 के अंदर। Now, every rule made under the act by the central government shall be laid as soon as may be arrived it is made before each house of parliament which it is in session for a total period of 30 days। ठीक है, every rule made under the act by the central government shall be laid, वो laid होना चाहिए before the each house of parliament which is in the session for a total period of 30 days which may be comprised of one session or in 2 or more successive sessions, and if before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid both houses agree in making any modification in the rule or both houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only if such modification form or be no effect as the case may be so, however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the rule। अब इसमें इतना बड़ा जो लिखा है उसमें ऐसा कुछ है नहीं, पॉइंट यही है कि आप जो भी रूल्स बनाते हो वो हमको हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखना है, बोथ द हाउसेस में, और वो जो भी अमेंडमेंट प्रिस्क्राइब करा है उनको जल्दी से उनको अमेंड करके उनको मॉडिफाई करके हमको वापस से देना है या जो भी है, और एक 30 डेज का पीरियड है इन टोटल फॉर 30 डेज वो रहेगा, जब भी वो पार्लियामेंट रहेगा हमको वो देना है, और अगर वो नहीं रहेगा सेशन में तो अगले सक्सेसिव सेशन में हमको देना है। तो कुल मिला के जो भी रूल्स बना रहे हैं वो हमको प्रेजेंट करना होगा पार्लियामेंट के अंदर।
यही इस सेक्शन का क्रक्स है। नाउ सेक्शन 23, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। हमने पहले पढ़ा हाई कोर्ट का, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, अब स्टेट गवर्नमेंट का। द स्टेट गवर्नमेंट मे आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। द स्टेट गवर्नमेंट वही कंसल्टेशन करना ही पड़ेगा उसको हाई कोर्ट का, ठीक है। क्या है, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 सच रूल्स मे प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। अब ऐसे रूल्स किन किन मैटर्स से रिलेटेड होने चाहिए? salary or honorarium and other allowances payable to and the other terms and condition of judges under subsection 6 of section 4, ठीक है। or the terms and conditions of association of counselors and the terms and condition of service of the officers and other employees referred to in section 6 जो हमने देखा। payment of fees and expenses, payment of fees and expenses including traveling expenses, of medical expenses, other experts and other payment referred to in section 12 out of the revenues of the state government and the scales of the such fees and expenses वो क्या होने चाहिए? Payment of fees and expenses to legal practitioners appointed under section 3 as 13 as amicus curiae out of the revenues of the state government क्या होना चाहिए, and scales of such fees and expenses क्या होना चाहिए. Any other matter which is required to be or may be prescribed or provided for by the rules will be taken care of. Now lastly, subsection 3 of section 23, am I right? Yes. Every rule made by a state government under this act shall be laid as soon as may be after it is made before the state legislature. और जो भी रूल स्टेट गवर्नमेंट ने बना दिया वो स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा तो भाई पार्लियामेंट अपना सेंट्रल, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट बना रहा है तो वो ले डाउन होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर का। तो विद दिस ये पूरा एक्ट हमारा कवर हो गया है विद 1 to 23 सेक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड समथिंग एंड I have understood a lot and I can also revise these sections. अब इसके बाद हम finally latest case laws पर jump करते हैं। Thank you. Okay, so as I mentioned, I will be discussing some of the latest case laws related to the Family Courts Act. So the very first case is of Mr. Nilendra Singh Pawar versus Dr. Srimati Dipti Pawar, the 2022 case of Madhya Pradesh High Court. It was decided on 28th of November. Now, what happened in this case firstly was there was a husband and wife who were living separately for around 12 years. Now, after which the husband, who is the appellant in the present case, initiated the divorce proceedings, and the respondent moved an application to seek the interim maintenance under section 24 of the HMA. The respondent, who is the wife, she seeks to file for the interim maintenance under section 24 of the HMA. Now the family court awarded rupees 40,000 per month as the interim maintenance and the sum of rupees 70,000 as litigant expenses in the favor of the wife. Now against this order, the husband, who is the appellant, approached the High Court through an appeal under section 19 of the Family Courts Act. Now the respondent, in contrary, submitted, that is the wife, she submitted that the order passed was an interlocutory order and hence the appeal cannot be maintained. However, in the present case, the court observed that either party can seek interim maintenance and litigation expenses during the pendency of the divorce petition, and the amount which will be so paid is such in nature which is neither recoverable nor returnable when the main proceedings are concluded, and hence the order passed under section 24 is final in nature and is not an interlocutory order. Therefore, it can be appealed under section 19 of the Family Courts Act 1984. Sorry. Now, moving ahead with the second case, which is Brinda and others versus Mukta Kane, the 2022 case. It is the Kerala High Court case, which was which was decided on 13th August 2022. Now, in this case, a question arose that whether a suit filed for setting aside a will executed by the deceased person
is maintainable before Family Courts Act, as no question regarding the marital status, validity of the marriage, and rights arising therefrom are involved, and no adjudication regarding these are to be made. Now, here we are talking about the deceased husband and the wife, and the suit and the dispute is now arose related to a will which was made by the deceased husband between the children and the wife. Now, the observation of the court was a property dispute between a mother and her children cannot be included under clause C of explanation of to section 7(1) of the Family Courts Act, because there was no question of dispute related to the property which is arising between the parties to the marriage, or any circumstance arising out of the marital relationship, as the plaintiff and respondent in the present case are wife and children. Now, the court said that they cannot be treated as parties to the marriage in this particular case, and hence concluded that the Munsif Court and subsequently the First Appellate Court, finding its jurisdiction uh, barred and only family court could entertain matter, was erred. That the Munsif Court and the First Appellate Court below concluded that the family court is sole responsible for deciding the case, which is wrong, because this is a purely civil suit and not any family dispute which is arising between the parties to the marriage, or any marital, or to the case between they are sharing any marital relationship. Hence, it is purely a civil suit. Now, moving ahead with case number 3, which is Amit Kaur versus Sadhu Singh and others, the 2022 case. Now, in this case, a petition under Article 227 was preferred by the petitioner to seek exact interpretation of Clause D of explanation to Section 7(1) of the Family Courts Act. Now, in that particular section, there were some words written called the circumstances arising out of marital relationship. Now, what does it mean under Section 7(1) of the particular act? Now, the word circumstances arising out of marital relationship under Section 7(1) would not include husband and wife, but may include the party, but may also include the parents-in-law. Now, this was an observation of the court. The court further said that one has to see that whether the suit was filed arose out of a matrimonial relationship or not, or it was just a relationship between the parties. So the court does not have to just see that what is the relationship between the parties, whether they're husband or wife, but what is the relationship, whether that relationship is arising out of marriage or not. Had it been the case that the wife is not married to the husband, she could not have come to the and stayed in the father-in-law house or the mother-in-law house. That is, the in-laws are the resultant of the marriage. Hence, the court said that it will fall under section, the circumstances arising out of a marital relationship under Section 7(1) of the particular act. Now, moving ahead, this is case number 4 actually. Now, here the case is of Chaudhary Chetan Bhai Dilip Bhai versus Chaudhary Dilip Bhai Lavji Bhai 2023 case, the recent case of 17th January 2023 of Gujarat High Court. Now, here the Honorable High Court of Gujarat reiterated the decision of the Honorable Supreme Court in the case of Savitri Pandey versus Prem Chandra Pandey, the 2002 case, that the time limit for filing an appeal challenging a judgment or order of the family court arising out of a matrimonial dispute in Hindu Marriage Act is of 90 days and not of 30 days, which is mentioned under Section 19 of the Family Courts Act 1984. Now, the same was held in the case of Shivram
Dadona Shetty versus Sharmila Shivram Shetty of 2017. Also, it is a case of Bombay High Court, and the bench here agreed with this judgment. Now, since the parties are seeking various relief under the Hindu Marriage Act 1955, when the petitions are filed before the family courts under Family Courts Act, the provision of the Hindu Marriage Act would be followed. Now, moreover, Section 28(4) of the Hindu Marriage Act was amended in the year 2003, which is subsequent to the Honorable Supreme Court's judgment in the case of Savitri Pandey versus Premchandra Pandey 2002, and the period of 30 days were extended to 90 days. This subsequent development would prevail over the Family Courts Act and not it. So, if you are seeking any relief under the Hindu Marriage Act and you want to file an appeal, so the the period to file the appeal is of 90 days and not of 30 days as provided under the Family Courts Act. So that's it. These are the few latest case laws, and I hope you like this video. If you like it, you please learn from it, and all the best for your further self study sections. Thank you.